बंद करते, माइक बंद कर दें प्लीज। डेटाबेस स्कीमा, तो डेटाबेस स्कीमा को मैंने डिफाइन किया था कि स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस या लॉजिकल व्यू ऑफ द इंटायर डेटाबेस। पूरा एक व्यू जो डेटाबेस का होता है, लॉजिकल स्ट्रक्चर जो डेटाबेस का होता है, उसको हम बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। डेफिनेशन अगर इसकी रीड करें, आ डेटाबेस स्कीमा इज द स्केलेटन, स्केलेटन कहते हैं वो, जैसे ये देखा होगा आपने वो ढांचा जिसे कहते हैं, ठीक है, स्केलेटन स्ट्रक्चर दैट रिप्रेजेंट द लॉजिकल व्यू ऑफ द एंटायर डेटाबेस। पूरी डेटाबेस का एक लॉजिकल व्यू को जो है वो हम क्या बोलते हैं, डेटाबेस स्कीमा बोलते हैं। It defines how the data is organized and how the relations among them are associated, कि डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज किया हुआ है, क्योंकि डाटाबेस के अंदर हमने डाटा ही स्टोर करना है ना, तो वो डाटा को किस तरह ऑर्गेनाइज, किस तरह तरतीब लगाया हुआ है, और रिलेशंस कैसे बनाए हुए हैं। और रिलेशंस, रिलेशन से मतलब टेबल, जहन में रखा करें अल्फाज को, मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ कि जहाँ पे लफ्ज रिलेशन आ जाए, जहाँ पे लफ्ज टेबल आ जाए, जहाँ पे लफ्ज एंटिटी आ जाए, ये एक ही चीज के नाम होते हैं। रिलेशंस जो है वो कैसे बनते हैं और उनका आपस में क्या एसोसिएशन होती है, क्या रिलेशनशिप होता है। इसके अलावा इट फार्मुलेट्स ऑल द कंस्ट्रेंट्स दैट आर अप्लाइड ऑन द डाटा, जो हम डाटा के ऊपर कंस्ट्रेंट्स लगाते हैं, रूल्स लगाते हैं, वो भी इसके अंदर स्कीमा के अंदर आ जाते हैं। डाटा भी आ जाता है, एंटिटीज रिलेशंस भी आ जाते हैं, स्कीमाज सॉरी यानी जो कंस्ट्रेंट्स हैं वो भी इसके अंदर आ जाते हैं, और इसके अलावा एंटिटीज और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप बनता है वो भी इसमें आ जाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि इट कंटेन्स अ डिस्क्रिप्टिव डिटेल ऑफ द डेटाबेस, पूरी डेटाबेस की सारी डिटेल इसके अंदर शामिल होती है, विच कैन बी डिपिक्टेड बाय द मीन ऑफ स्कीमा डायग्राम। इसके लिए स्कीमा डायग्राम होती है, उससे हर चीज जो है वो शो हो जाती है। इट्स द डेटाबेस डिजाइनर who design the schema to help programmers understand the database and make it useful। ये डेटाबेस डायग्राम बनाना किसका काम है, डेटाबेस डिजाइनर का काम है। तो ये डेफिनेशन थी स्कीमा की, हमने एक तो ये पढ़ा। दूसरा इसमें था मैपिंग। हमने 3 लेवल पढ़े थे लास्ट लेक्चर के अंदर, कि जो डाटा होता है उसके 3 लेवल्स होते हैं, एक एक्सटर्नल लेवल, एक कंसेप्चुअल लेवल, ठीक है, और एक इंटरनल लेवल, बस। तो इन तीनों के दरमियान जो रिक्वेस्ट, जो डाटा, जो रिजल्ट की ट्रांसफरिंग होती है, ट्रांसफॉर्मिंग होती है, कन्वर्जन होती है, यानी ट्रांसफर होते हैं, एक कंपोनेंट यानी एक व्यू से दूसरे व्यू को डाटा ट्रांसफर होता है, उस को कहते हैं, उस प्रोसेस को कहते हैं मैपिंग। प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रिक्वेस्ट एंड रिजल्ट्स बिटवीन 3 लेवल्स। इन 3 लेवल्स के दरमियान, देखिए मैंने उसकी एग्जांपल दी थी, जब हम रिजल्ट कार्ड ओपन करते हैं तो हमें सबसे पहले वो रोल नंबर शो हो रहा होता है, हम वहाँ रोल नंबर लिखते हैं और एक बटन शो हो रहा होता है, उस बटन पे हम क्लिक कर देते हैं। तो जब हम ये क्लिक, ये हमारा कौन सा लेवल है, एक्सटर्नल लेवल है। जब हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे वो डाटा किसके पास जाएगा, वो जाएगा कंसेप्चुअल लेवल पे। कंसेप्चुअल लेवल्स के बाद वो कहाँ जाएगा, इंटरनल लेवल से। वहाँ से वो हमारा डाटा, हमारे सब्जेक्ट्स, हमारे मार्क्स, वहाँ से वो उठाएगा इंटरनल से, और वो आगे किसके पास लेके आएगा, कंसेप्चुअल के पास। और कंसेप्चुअल के पास हमारे पास वो रिजल्ट ओपन हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। तो कंसेप्चुअल से वो कहाँ पे आ गया, एक्सटर्नल पे आ गया। तो ये जितनी भी रिक्वेस्ट ट्रांसफर हुई है, ट्रांसफॉर्म हुई है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मैपिंग बोलते हैं। इसकी एक और डेफिनेशन नीचे लिखी हुई है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग अ रिक्वेस्ट फ्रॉम एक्सटर्नल व्यू एंड द रिजल्ट फ्रॉम वन लेवल टू एंड द लेवल इज कॉल्ड मैपिंग। क्योंकि जब एक रिक्वेस्ट हम करते हैं, फिर उसके बाद जो उसका रिजल्ट होता है वो एक लेवल से दूसरे लेवल में मूव करता रहता है, ट्रांसफर होता रहता है। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैपिंग। तो इसकी 2 टाइप्स हैं। पहली टाइप है एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल, और दूसरी है कंसेप्चुअल से इंटरनल। टोटल 3 लेवल्स है ना, ये देखें इस डायग्राम में, देखें 3 लेवल्स हैं। व्यू 1, उसके बाद स्टूडेंट यानी लॉजिकल स्कीमा, उसके बाद फिजिकल स्कीमा, यानी दरमियान वाला लॉजिकल व्यू है, और ये आखिरी कौन सा, इंटरनल व्यू। तो ये ऊपर व्यू 1, व्यू 2, व्यू 3 लिखे हुए हैं, ये कौन सा, एक्सटर्नल व्यू है। तो रिक्वेस्ट हमेशा कहाँ से जाएगी, एक्सटर्नल व्यू से जाएगी। आगे एक्सटर्नल व्यू से कहाँ जाएगी, कंसेप्चुअल व्यू। कंसेप्चुअल व्यू से कहाँ जाएगी, इंटरनल। इंटरनल से वापस किस पे आएगी, कंसेप्चुअल। कंसेप्चुअल से वापस किस पे आएगी, एक्सटर्नल पे।
तो बेसिकली दो हैं, इसकी दो टाइप्स होंगी, एक एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल और दूसरी कंसेप्चुअल से इंटरनल। तो इसकी दो ही टाइप्स हैं, ठीक है, कंसेप्चुअल से इंटरनल और एक्सटर्नल से कंसेप्चुअल। तो इसमें कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग, देखिए मैपिंग क्या होती है, ट्रांसफरिंग ऑफ रिक्वेस्ट। इसमें आप सीधा कह सकते हैं, साफ सी डेफिनेशन है कि रिक्वेस्ट का ट्रांसफर होना फ्रॉम कंसेप्चुअल टू इंटरनल, इंटरनल टू कंसेप्चुअल, दोनों के दरमियान जो आपस में कम्युनिकेशन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहते हैं। द कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग डिफाइंस the correspondence between the conceptual view and the store database। store database से मुराद internal view, ये बात ज़हन में आप इसको लिख सकते हैं, internal view, internal view, कहीं कंफ्यूजन में ना रहे कि कंसेप्चुअल व्यू और इंटरनल व्यू के दरमियान जो क्रॉसबोडेंस होती है, जो कम्युनिकेशन होती है, उसको हम कंसेप्चुअल इंटरनल मैपिंग कहते हैं। बस सिंपल सी डेफिनेशन है, correspondence between conceptual view and internal view is called conceptual internal mapping। बस फिर सुन लें, correspondence between, ये दो लफ्ज हैं, बाकी तो वही है, conceptual view and internal view is called conceptual internal mapping। और ये रिलेट करती है किससे, इन दो से, कंसेप्चुअल और इंटरनल स्कीमा से। बाकी चीज नीचे ना भी याद करें, लेकिन ये कम से कम ये डेफिनेशन तो आपको समझ आ जानी चाहिए और याद हो जानी चाहिए फौरन। इसके अलावा इट स्पेसिफाइज हाउ कंसेप्चुअल रिकॉर्ड एंड फील्ड्स आर रिप्रेजेंटेड एट द इंटरनल लेवल, क्योंकि इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन होती है, तो इंटरनल लेवल्स के ऊपर रिकॉर्ड्स और फील्ड किस तरह रिप्रेजेंट होती हैं पता होना चाहिए, स्पेसिफाई करनी चाहिए। उसके बाद हम नीचे वाली टाइप पे आ जाते हैं, दूसरी टाइप पे। दूसरी क्या है, एक्सटर्नल कंसेप्चुअल मैपिंग। देखिए नाम से पता चल रहा है, आप सिंपली क्या कह सकते हैं, correspondence between external and conceptual mapping is called external conceptual mapping। the correspondence between external view and conceptual view is called external conceptual mapping। it relates external schemas with correspondence with conceptual schemas, या आप इसको कह सकते हैं कि it relates external view and conceptual view। बाकी चाहे नीचे वाला सारा छोड़ दें, बस ये बात आपको, दो पॉइंट उसकी डेफिनेशन और ये पॉइंट्स आपको आना चाहिए, बस बात खत्म। द correspondence between external view and conceptual view is called external conceptual mapping। जी, किसी को अब डेफिनेशन ना समझ आई हो, सिंपल सी डेफिनेशंस हैं। असद बात सही आ रही है? जी सर, आवाज सही आ रही है। ओके। उसके बाद हम पढ़ रहे थे, मैंने आपको वैसे बताया था सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर मैंने आपको बताया था कि ये हमने आईसीएस के अंदर चैप्टर नंबर 1 के अंदर फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, ठीक है, उसके 7 फेजेस होते हैं। पहला इन्वेस्टिगेशन, दूसरा एनालिसिस, तीसरा डिज़ाइन, चौथा कोडिंग, पांचवा टेस्टिंग, छठा इम्प्लीमेंटेशन और सातवां मेंटेनेंस। कि हमने जब कोई सॉफ्टवेयर बनाना होता है या सिस्टम बनाना होता है तो सबसे पहले हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं। ये हमारा टॉपिक नहीं है, लेकिन क्योंकि इसका बताना बहुत ज़रूरी है ताकि फिर हम आगे डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस को अच्छी तरह कर सकें। इन्वेस्टिगेशन से मुराद ये होती है कि हम क्या बना रहे हैं, यानी जो सिस्टम या सॉफ्टवेयर आइडेंटिफिकेशन, सॉफ्टवेयर की पहचान कि हम काम क्या कर रहे हैं, इसके ऊपर पैसा कितना लग जाएगा, इसके ऊपर टाइम कितना लग जाएगा, ये सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के अंदर आ जाती हैं। फिर नंबर 2 पे आता है एनालिसिस। एनालिसिस के अंदर डाटा इकट्ठा करना और उस डाटा का तज्जिया करना, और वो जो हमने टाइम ये वो यूजर्स देखे हैं उनका, यानी फिजिबिलिटी को स्टडी करना कि हम ये काम कर सकते हैं नहीं कर सकते, फिजिबल है या नहीं है, ये एनालिसिस के अंदर आ जाता है। फिर उसके बाद इसका डिज़ाइन शुरू होता है, और वो डिज़ाइन भी दो तरह का होता है, एक डेटाबेस डिज़ाइन होता है, एक फ्रंट एंड डिज़ाइन होता है। फिर उसके बाद कोडिंग होती है।
प्रोग्रामर प्रोग्रामिंग करता है, कोड लिखता है। डेटाबेस के अंदर ये स्टेप नहीं होता। डेटाबेस बनाते हुए ये स्टेप नहीं होता। डेटा स्टेप बनाते हुए वो ऊपर वाले तीनों होते हैं, लेकिन कोडिंग और टेस्टिंग नहीं होती। ये फ़र्क है डेटाबेस डेवलपमेंट के अंदर और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के अंदर। सॉफ्टवेयर के अंदर तो कोडिंग और टेस्टिंग भी होती है ना, लेकिन डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर ये कोडिंग और टेस्टिंग नहीं होती, बाकी तीनों चीज़ें होती हैं, चारों चीज़ें होती हैं। इम्प्लीमेंटेशन भी होती है, वैसे तो मेंटेनेंस भी होती है डेटाबेस के अंदर, इम्प्लीमेंटेशन के बाद मेंटेनेंस भी होती है, लेकिन कोडिंग और टेस्टिंग वाले फेज नहीं होते। तो ये मैंने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल बताने का मकसद यही था कि आगे आपको जो है वो बता सकूं कि सॉफ्टवेयर डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस क्या है। तो इधर से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि ये वाले ऊपर वाले स्टेप्स जो है उसके अंदर भी होते हैं। ये नेक्स्ट जो है ये देखिए डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस आ गया। इसमें प्लानिंग, थोड़ा सा नाम इसमें डिफरेंट है, एनालिसिस, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन, 4 स्टेप। प्लानिंग और एनालिसिस को हम इकट्ठा रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं। प्लानिंग और एनालिसिस को दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? रिक्वायरमेंट एनालिसिस बोलते हैं। और फिर डेटाबेस डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन, 3 फेज मेजर इसने इसके बना दिए। पहले 2 को मिला के, फिर आगे 2 को डिज़ाइन, लॉजिकल और फिजिकल डिज़ाइन को मिला के, और आखिर पे इम्प्लीमेंटेशन। तो सेम डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस भी यही है, उसके भी यही स्टेप्स हैं। ये इसीलिए मैंने आपको कहा है कि ये क्वेश्चन चाहे आपके पास आ जाए डेटाबेस डेवलपमेंट प्रोसेस, या आ जाए डेटाबेस डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, या आपके पास आ जाए डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, आपने यही स्टेप्स लिखने ही लिखने हैं। तो हमारा असल क्वेश्चन क्या है? डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। इसको हम डिस्कस कर रहे थे कि अ प्रोसेस ऑफ डिज़ाइनिंग द डेटाबेस इज कॉल्ड डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस। A process of designing the database is called database design process. इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि डेटाबेस डिजाइन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू द डेटाबेस मॉडल। मॉडल के हिसाब से, डेटाबेस मॉडल के हिसाब से डाटा को ऑर्गेनाइज करना, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस डिजाइन। फॉर एग्जांपल, अब मॉडल कौन से होते हैं वो हमने डिस्कस किए थे। रिलेशनल मॉडल होता है, हायरार्किकल मॉडल होता है, नेटवर्क मॉडल होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है। उन मॉडल्स के हिसाब से डाटा को ऑर्गेनाइज करना, इसको हम बोलते हैं डेटाबेस डिजाइन। इसमें क्या होता है कि डेटाबेस डिजाइनर जो होता है वो सबसे पहले डिटरमिन करता है कि व्हाट डाटा मस्ट बी स्टोर, कि कौन कौन सा डाटा स्टोर होना चाहिए, और हाउ द डाटा एलिमेंट्स, और इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। ये आइडेंटिफाई करना, ये डिटरमिन करना डिजाइनर का काम है। ये नहीं है कि स्टूडेंट्स का डाटा स्टोर कर रहा है तो उसके अंदर और भी टीचर्स का डाटा भी उसके अंदर शामिल कर दे, नहीं। कौन सा डाटा स्टोर करना है और इनका आपस में रिलेशनशिप कहाँ कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है, ये सारी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना जो है वो डेटाबेस डिज़ाइनर का काम है। और जो डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस है ये सीरीज ऑफ स्टेप्स होता है। मैंने आपको पहले भी बताया कि हर काम को करने के बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, इसलिए इसको जहाँ पे दो से ज़्यादा स्टेप हों किसी भी काम करने को, तो उसको हम बोलते हैं सीरीज ऑफ स्टेप्स। यानी पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, पांचवा, ये सीरीज ऑफ स्टेप्स। तो डेटाबेस डिज़ाइन करने के भी स्टेप्स हैं। दिस प्रोसेस इज डन बाय द टीम कंसिस्टिंग ऑफ डाटा एडमिनिस्ट्रेटर, डेटाबेस डिज़ाइनर एंड प्रोग्रामर। ये तीनों लोग मिल के डेटाबेस को डिज़ाइन करते हैं। अगर प्रोग्रामर बीच में ना बैठे ना, तो उसको फिर वो समझ नहीं आनी आगे सॉफ्टवेयर को कैसे बनाना है, प्रोग्राम कैसे लिखना है। इसीलिए वो भी साथ बैठता है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर भी साथ बैठता है, क्योंकि कल को उसने एंट्रीज करवानी है, डाटा एडमिनिस्ट्रेटर ने एंट्रीज करनी है। और डेटाबेस डिज़ाइनर जो है ये डीबीए भी होता है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर भी होता है डेटाबेस डिज़ाइनर। तो तीनों मिल के काम करते हैं ताकि तीनों को ही एक्सप्लेन हो जाए, ताकि तीनों को ही समझ आ जाए कि हमने क्या ये डेटाबेस बनाई है। अब इसके स्टेप्स कौन कौन से हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस के? डेटाबेस को डिज़ाइन करने के सबसे पहले प्लानिंग, फिर एनालिसिस, फिर लॉजिकल डिज़ाइन, फिर फिजिकल डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और डेटाबेस रिपोजिटरी। डेटाबेस रिपोजिटरी ऑप्शनल है, बाकी ऊपर वाले जो है वो मेन है, यानी प्लानिंग, एनालिसिस, लॉजिकल डिज़ाइन, फिजिकल डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन।
इसीलिए इसको कहा गया है कि ये सीरीज ऑफ स्टेप्स हैं, क्योंकि पहला स्टेप प्लानिंग, दूसरा स्टेप एनालिसिस, तीसरा स्टेप लॉजिकल डिजाइन, चौथा स्टेप फिजिकल डिजाइन, पांचवा स्टेप इंप्लीमेंटेशन और छठा पे रिपोजिटरी बन जाती है। तो इसलिए इसको क्या कहा गया है, सीरीज ऑफ स्टेप्स, क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है। किसी एक काम के करने से, किसी एक स्टेप के करने से डेटाबेस डिजाइन नहीं हो जाएगी। ये सारे स्टेप्स हम परफॉर्म करेंगे तो फिर जाके जो है वो डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होगा। अगर कोई एक काम भी छोड़ दिया तो फिर जो है ये डेटाबेस डिजाइन प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। हमें ये सारे स्टेप्स परफॉर्म करने होते हैं। आगे ये इसकी डायग्राम भी दी गई है, प्लानिंग, एनालिसिस, लॉजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन, इंप्लीमेंटेशन, रिपोजिटरी। हाफिज साहब की कॉल आ रही थी, शायद आपको भी बात करनी हो। मिला दूं कॉल? अच्छा जी, पहला स्टेप क्या है, प्लानिंग। तो डेटाबेस डिजाइन करने की या डेटाबेस डेवलप करने का सबसे पहली एक्टिविटी जो है वो डेटाबेस प्लानिंग है। डेटाबेस प्लानिंग के अंदर हम ये मुख्तलिफ टास्क जो है वो करते हैं, मुख्तलिफ काम होते हैं। उसमें सबसे पहली बात प्लानिंग के अंदर कि हम जो डेटाबेस सिस्टम बना रहे हैं इसका मेजर एम, मकसद क्या है बनाने का, और इसी तरह इसका पर्पज़ यानी क्या है, मेजर एम्स क्या है, पर्पज़ क्या है, और इसके अलावा जो है इसके लिए हमें सपोर्टेड टास्क कौन कौन सी हैं, और फिर हमारे पास रिसोर्सेज क्या हैं, और फिर रिक्वायर्ड टाइम कितना है। ये सारी चीज़ें प्लानिंग के अंदर आ जाती हैं। ख़ासकर तो ये दो चीज़ें, रिसोर्सेज और टाइम, ये बहुत ज़रूरी, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है रिसोर्सेज और टाइम। तो प्लानिंग के अंदर इन्हीं दो चीज़ों को मद्देनज़र ज़्यादा रखा जाता है, रिसोर्सेज को और टाइम को। उसके बाद नंबर 2 पे एक्टिविटी जहां तक हमने डिस्कस कर चुके थे वो है एनालिसिस। एनालिसिस की डेफिनेशन मैंने आप लोगों को बताई थी कि प्रोसेस ऑफ स्टडीइंग द करंट सिस्टम या एग्जिस्टिंग सिस्टम, जो पहले सिस्टम चल रहा है, पहले से जो मौजूद सिस्टम है उसको स्टडी करना एनालिसिस कहते हैं। एनालिसिस का लफ्ज़ी मतलब क्या है, तज्जिया करना। तो जब तक हम तज्जिया कैसे करेंगे, जब तक हम उसको स्टडी नहीं करेंगे तज्जिया कर ही नहीं सकते। पहले हमने वो सारे सिस्टम को देखना है कि काम कैसे हो रहा है, उसके अंदर एक्टिविटीज़ को किस तरह परफॉर्म किया जा रहा है। उन सारी चीज़ों को हम देख के ही फिर जो है वो एनालिसिस करेंगे, यानी सारी चीज़ें देखेंगे तो एनालिसिस अपना बताएंगे। उसके अंदर कौन से स्टेप्स हैं एनालिसिस के अंदर, फिर बहुत सारे स्टेप्स हैं। उसमें एक फिजिबिलिटी स्टडी है, फिर उसके अलावा जो है रिक्वायरमेंट एनालिसिस है, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट प्लानिंग है, फिर डाटा एनालिसिस है। फिजिबिलिटी स्टडी के अंदर हम देखते हैं कि हम ये जो काम कर रहे हैं इस पे कितना पैसा लगेगा, कितना टाइम लगेगा, जो हम ऊपर पहले बना चुके हैं प्लानिंग के अंदर, तो क्या ये हमारे लिए फिजिबल है या नहीं है। दूसरी चीज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस। रिक्वायरमेंट एनालिसिस में देखते हैं कि हमें कितनी चीज़ों की ज़रूरत थी। ऊपर हमने उसमें जो प्लानिंग है उसके अंदर हमने लिखा हुआ था हमारे लिए इतने हमें लोग चाहिए होंगे और इतने जो है वो हार्डवेयर चाहिए होंगे, इतने सॉफ्टवेयर चाहिए होंगे, फिर हम उसको स्टडी करते हैं। फिर है प्रोजेक्ट प्लानिंग, उसके अंदर पूरा एक शेड्यूल बना होता है, स्केड्यूल जो है वो बना हुआ होता है, उसको हम देखते हैं कि कितना टाइम लग जाएगा। ये जी 2 महीने में ये काम होना है, 1 महीने में ये काम होना है, 3 महीने इस पे लग जाने हैं। तो ये सारी चीज़ें देख, ये प्रोजेक्ट प्लानिंग। और फिर डाटा एनालिसिस, हमने सारा डाटा भी इकट्ठा करना है, वो चाहे उनके वो हार्ड फॉर्म में है, सॉफ्ट फॉर्म में है, हर तरह से डाटा उनसे इकट्ठा करना है और फिर उस डाटा का एनालिसिस करना है। डाटा एनालिसिस होना बहुत ज़रूरी है डिज़ाइन के लिए। डाटा हमारे पास होगा तो डाटाबेस अगला फेज हो सकता है, अगर हमारे पास डाटा नहीं है तो अगला फेज भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगला सारा फेज डाटा के ऊपर डिपेंडेंट है। तो डाटा, इसके अंदर हम डाटा को इकट्ठा करते हैं, डाटा को कलेक्ट करने, उसके कई तरीके हैं। आप लोगों ने SDLC के अंदर पढ़े होंगे वो सारे तरीके कि डाटा को किस तरीके से कलेक्ट किया जाता है।
ये हमने इधर तक ही जो है वो पढ़ा था, अब मैंने दोबारा जो है वो आप लोगों को रिवाइज करवा दिया है। जी किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। अब मैंने दोबारा सारा रिवाइज करवाया है। इस जगह पे हम ने ख़त्म किया था, अब मैं दोबारा वहाँ पे ही आपको ले आया हूँ और इससे आगे मैं फिर कल ही कंटिन्यू करूँगा। जी कोई क्वेश्चन किसी का है तो बता दे, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज़। प्रोसेस जो है वो हम कल डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। डेटाबेस को डिज़ाइन करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डेटाबेस डिज़ाइन प्रोसेस, या जो डाटा को ऑर्गेनाइज करना, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा जो है अकॉर्डिंग टू डेटाबेस मॉडल के अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने पहले डेटाबेस मॉडल सेलेक्ट करना है कि हम रिलेशनल मॉडल बना रहे हैं, हायरार्किकल मॉडल या नेटवर्क मॉडल, ठीक है। लेकिन मोस्टली मैंने आप लोगों को कहा था कि हम रिलेशनल मॉडल को ही आगे लेके जाते हैं। तो रिलेशनल मॉडल के हिसाब से डाटा को ऑर्गेनाइज करना, इसको हम कहते हैं डेटाबेस डिज़ाइन। अब इसके अंदर बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, वो कल हमने डिस्कस किया था। 2 पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए थे कि पहला पॉइंट प्लानिंग एनालिसिस, ठीक है। सबसे पहला ये स्टार्टिंग काम होता है कि जब हम स्टार्ट करने लगते हैं डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए, तो उसमें प्लानिंग और एनालिसिस बहुत ज़रूरी स्टेप्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट जो स्टेप है वो है डेटाबेस डिज़ाइन। इसको डेटाबेस डिज़ाइन को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन और दूसरा फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब जो लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, ये बेसिकली जो डेटाबेस का स्ट्रक्चर होता है, जो डाटा की टाइप्स वगैरह होती हैं, उनको हम लॉजिकल डिज़ाइन कहते हैं। डेटाबेस डिज़ाइन विच डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर एंड टाइप्स ऑफ डाटा, ठीक है। डेटाबेस का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है, मतलब कि 3 चीज़ें, एंटिटीज, एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटी, इन 3 चीज़ों को रिप्रेजेंट करना, इसको हम कहते हैं लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। अब लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, वही जो मैंने आपको बता दी हैं। उसमें एंटिटीज़ और एट्रीब्यूट्स होते हैं और रिलेशनशिप होते हैं। इसके अलावा इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट्स भी इसके अंदर आ जाते हैं, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स भी आ जाती हैं, व्यूज़ भी आ जाते हैं। ये सारे लॉजिकल, ये सिर्फ डिस्क्रिप्टिव फॉर्म के अंदर सिर्फ बताया जाता है कि ये हम कंस्ट्रेंट्स लगाएंगे। कंस्ट्रेंट लगाना वो अब इसमें शामिल नहीं है। इंटेग्रिटी कंस्ट्रेंट कौन से लगाएंगे वो लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर होते हैं, और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी वो इसके अंदर आ जाते हैं, और व्यूज़ क्या क्या होंगे वो इसमें आ जाता है लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर। लेकिन 3 मेजर चीज़ें लॉजिकल डिज़ाइन के अंदर आती हैं, एंटिटीज़ और उनके एट्रीब्यूट्स और रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज़। ये लॉजिकल डिज़ाइन है, ठीक है। दोबारा इसकी डेफिनेशन देख लें, द डेटाबेस डिज़ाइन विच डिस्क्राइब द बेसिक स्ट्रक्चर एंड टाइप ऑफ डाटा। डेटाबेस का बेसिक स्ट्रक्चर बताना और डाटा की टाइप्स बताना, ये हम इसको कहते हैं लॉजिकल डिज़ाइन। या आप सिंपली इसको यूं भी कह सकते हैं, द डेटाबेस डिज़ाइन विच रिप्रेजेंट्स द एंटिटीज, देयर एट्रीब्यूट्स एंड रिलेशनशिप बिटवीन एंटिटीज इज कॉल्ड लॉजिकल डेटाबेस डिज़ाइन। आप इसको इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं। उसके बाद जो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है, ठीक है, ये फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा है। डेटाबेस को फिजिकली किस तरह ऑर्गेनाइज करेंगे, कि रिलेशन टेबल बनाएंगे। जैसे मैंने प्रैक्टिकली आपको वो टेबल बनाना सिखाया था, अब वहाँ पे हम टेबल बना रहे थे। वो टेबल बनाना जो है बेसिकली वो क्या है, वो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन है। पहले लॉजिकल डिज़ाइन होगा, फिर फिजिकल। हमें पता होगा ये एंटिटी है, ये उसके एट्रीब्यूट है, तो ही हम टेबल बना सकते हैं। अगर हमें नहीं पता तो हम टेबल बना ही नहीं सकते। हमें पहले से पता है, जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट एंटिटी है, तो हमने उसके एट्रीब्यूट्स कौन कौन से रिकॉर्ड करने हैं, कौन कौन से स्टोर करने हैं, ठीक है। तो उसमें फॉर एग्जांपल रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, क्लास है, एड्रेस है, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो ये पहले लॉजिकल डिज़ाइन तैयार होता है, फिर उसके बाद हम जाकर टेबल बनाते हैं MS एक्सेस या SQL सर्वर या ओरेकल वगैरह के अंदर। वहाँ जब टेबल बनाएंगे वो फिजिकल डेटाबेस डिज़ाइन कहलाता है, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या है, फिजिकल डिजाइन इज द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, आप सिंपल इसको यूं डिफाइन भी कर सकते हैं, द फिजिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा इज कॉल्ड फिजिकल डिजाइन। इट डिस्क्राइब्स द फिजिकल स्टोरेज ऑफ रिकॉर्ड्स, फाइल्स एंड इंडेक्सेस।
It is the last step of database design process that implements the database as a set of records, files and indexes. इसमें जो है अब जो database होती है वो records की फॉर्म में, फाइल्स की फॉर्म में, फाइल्स से मुराद रिलेशन, टेबल्स की फॉर्म में, इंडेक्सेस की फॉर्म में आ जाता है, क्योंकि अब टेबल बन गया है, टेबल्स के अंदर रिकॉर्ड्स की एंट्री शुरू हो जाती है। तो इसलिए फिजिकल डेटाबेस डिजाइन के अंदर टेबल्स और रिकॉर्ड्स की फॉर्म में डाटा जो है वो होता है। के बाद इम्प्लीमेंटेशन है। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर क्या आ जाता है? द प्रोसेस ऑफ इंस्टॉलिंग डेटाबेस इज कॉल्ड इम्प्लीमेंटेशन। एक इम्प्लीमेंटेशन हमने पढ़ा था सॉफ्टवेयर के अंदर, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल के अंदर, उसके अंदर ये भी शामिल होता है और सॉफ्टवेयर की इंस्टॉलेशन भी शामिल होती है। उसमें कंप्लीट इंस्टॉलेशन शामिल हो जाती है, उसमें हम डेटाबेस को भी इंस्टॉल कर रहे होते हैं, उसमें हम जो है वो डेटाबेस को भी इंस्टॉल, डीबीएमएस को इंस्टॉल कर रहे होते हैं, ठीक है, डेटाबेस वगैरह उसमें बनाते हैं और साथ ही सॉफ्टवेयर को भी इंस्टॉल करते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल हो जाती हैं। अच्छा, तो इसके लिए जो है अब हार्डवेयर कंपोनेंट्स की भी ज़रूरत होती है, नेटवर्क्स की भी ज़रूरत होती है, यूज़र ट्रेनिंग्स की भी ज़रूरत होती है, डाटा डॉक्यूमेंटेशंस एंड ट्रेनिंग्स मैनुअल्स ये बनाए जाते हैं, तैयार किए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे आ जाता है डेटाबेस रिपोजिटरी। इसकी डेफिनेशन मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, ठीक है, इसकी डेफिनेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि ये वो जगह होती है जहाँ पे सारा डाटा रखा जाता है, जहाँ पे सारे डाटा की इंफॉर्मेशन रखी जाती है, डाटा स्टोर किया जाता है, उसको हम रिपोजिटरी बोलते हैं। ये ऊपर अगर डायग्राम को देखें ना, ये वाली डायग्राम, तो इसमें देखें इम्प्लीमेंटेशन के बाद एक रिपोजिटरी है। तो बेसिकली सारा डाटा जो स्टोर हो रहा है वो रिपोजिटरी है। डाटा को स्टोर करना, किस तरह ऑर्गेनाइज करना, वो फिजिकल डिजाइन है, और जहाँ पे डाटा पड़ा हुआ होता है, स्टोर होता है हार्ड डिस्क के ऊपर, हम उसको रिपोजिटरी बोल सकते हैं, ठीक है। तो रिपोजिटरी किसे कहते हैं? द सेंट्रल प्लेस वेयर डाटा स्टोर्ड एंड मेंटेन इज कॉल्ड डेटाबेस रिपोजिटरी। A repository can be a place where multiple databases or files are located for distribution over a network. It can also be location that is directly accessible to user without network. यानी सर्वर के ऊपर भी आप कह सकते हैं कि जो सर्वर्स के ऊपर जगह होती है जहाँ पे सर्वर के ऊपर डाटा स्टोर होता है, उसको हम डेटाबेस रिपोजिटरी बोलते हैं। नेटवर्क के ऊपर मुख्तलिफ, जैसे फेसबुक का सर्वर है और वहाँ पे फेसबुक का डाटा जहाँ पे स्टोर हो रहा होता है, उसको हम डेटाबेस रिपोजिटरी कहते हैं। जाहिर बात है वो स्टोरेज मीडिया के ऊपर ही स्टोर होता है, लेकिन हम फाइल डेटाबेस का जब उसके अंदर क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे जब ये डाटा सारा स्टोर हो रहा होता है, उसको हम डेटाबेस रिपोजिटरी बोलते हैं। तो इसके बाद जो है वो मैं आपसे क्वेश्चंस पूछता हूँ, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है।